ओके, स्वागत है सभी का इस क्लास में। वी विल डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर syllabus discussing the syllabus we will talk about how to begin the course and how to reach to the end of the course, and also we will talk about the ASL, I mean whatever we can discuss, and if you have any questions I will answer those questions as well. I hope कि आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। क्या सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूँ आपका जो ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ जिससे आपको थोड़ा बेहतर दिखाई देने लगे, है ना। और टर्म 2 का जो सिलेबस है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपका 14 मार्क्स का आएगा अनसीन पैसेज, है ना, जिसमें 8 नंबर का एक आपका पैसेज होगा ये वाला, जिसमें 8 नंबर का ये पैसेज कौन सा है, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी या डिस्कर्सिव और पर्सुएसिव वाला हो जाएगा। और 6 नंबर का फैक्चुअल होगा, यानी जो पहला वाला है वो फैक्चुअल भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो फैक्चुअल होगा, ये 100% श्योर है। समझ गए? फैक्चुअल का मतलब क्या होता है ये पता है सबको? यस सर, थोड़ा डाटा गिवन होता है शायद। फैक्चुअल का मतलब होता है कि उसमें फैक्ट दिए रहेंगे, फैक्ट यानी जो सही बातें, जो ट्रूथ है, जो जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। और डेटा हो सकता है, हाँ यू आर राइट, थोड़ा डेटा हो सकता है उसमें, है ना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। मान लो कि किसी फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया गया है, फेस्टिवल कैसे मनाया गया, इसको डिस्क्राइब किया गया है। और पर्सुएसिव का मतलब होता है कि कोई आइडिया है जिस आइडिया के लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज़ एन एफर्ट इज़ बीइंग मेड टू कन्विंस द रीडर दैट दिस शुड बी डन दिस वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक पैसेज दिया जाए जिसमें ये आपको बताने की कोशिश की जाए कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे करके ये समझाया जाए कि दी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ वंडरफुल, तो उसे बोलेंगे पर्सुएसिव। ठीक है। और उसका उल्टा भी हो सकता है, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे करके ये समझाने की कोशिश की जा सकती है कि दी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ वेरी बैड। दोनों ही केस में वो पर्सुएसिव होगा। लिटरेरी का आपको पता है लिटरेरी क्या होता है, थोड़ा सा स्टोरी टाइप का होगा, उसमें लिटरेचर के कुछ फीचर्स होंगे, है ना। और उसके बाद आपका डिस्कर्सिव हो गया। डिस्कर्सिव मतलब जिसमें डायलॉग वगैरह हो, डिस्कशन वगैरह हो, थोड़ा सा उस टाइप का हो गया। केस बेस्ड जो है बच्चों, केस बेस्ड, इसमें किसी पर्टिकुलर केस को स्टडी किया जाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो एक बहुत फेमस केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी, किसको किसको पता है? यस सर, पता है। तो उसमें भोपाल शहर सो रहा था और रात में गैस लीक हुई और जो लोग सोए सुबह उठे ही नहीं, रात में सोते हुए मर गए। पूरा शहर ही साफ हो गया, 15,000 के लोग एक साथ मर गए थे। जो लोग कार में थे, जो लोग कहीं घूम रहे थे, वो सब मर गए क्योंकि वो गैस लीक कर गई। और गैस लीक होने के बाद फिर उस समय जो उसके कंपनी का मालिक था वो इंडिया छोड़ करके भाग गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जितना एफर्ट करना चाहिए था उसको रोकने का नहीं किया। कंपनी ने जो मतलब प्रयास थे गैस को सेफ रखने के, उतने नहीं किए थे। और आप सोचिए, इतने लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात है, उसमें कितने बच्चे रहे होंगे, कितने योग्य सिटीजन रहे होंगे। हो सकता है उसमें से आगे चल के कोई प्रधानमंत्री बनता, कोई राष्ट्रपति बनता, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता। आज एक न्यूज़ मैंने पढ़ी जिसमें जो एलन मस्क नाम है ना उनका, जो वो कार वाली कंपनी के हेड हैं, तो यस सर। हाँ, एलन मस्क ने जो अपना ऑटो पायलट प्रोजेक्ट है उसका जो हेड है वो अपॉइंट किया है, वो अशोक करके एक लड़का है, वो इंडिया का ही है ना।
तो मतलब ये है कि जो इंडियंस हैं उनके पास माइंड बहुत है और दुनिया में कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं, इस पर भी एक केस स्टडी हो सकती है। तो ऐसे कुछ अनसीन पैसे जाएंगे, एक 8 नंबर का, एक 6 नंबर का, उस पर 14 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में आपका शॉर्ट राइटिंग 3 नंबर का और लॉन्ग राइटिंग 5 नंबर का होगा। शॉर्ट राइटिंग में इनविटेशन होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कहा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, और कार्ड और रिप्लाई भी हो सकता है। और उसके अलावा लॉन्ग राइटिंग 5 नंबर का होगा, इसमें लेटर है, इसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब है इस बार, ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ तक चांस है, क्योंकि कोविड अभी बढ़ रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि मार्च तक तो इसकी लहर डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, या मतलब फिर से जीरो की तरफ आ जाएगा। एग्ज़ाम होने का चांस काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से बनता है। स्कूल भले ना खुले, बट एग्ज़ाम होने का चांस बनता है, क्योंकि क्लासेस तो चलती ही रहेंगी ऑनलाइन, है ना। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लेना है। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि हम बाद में कर लेंगे, मतलब जब स्कूल खुलेगा तभी पढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर थोड़ा सा वो बच्चा गलती करेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर जॉब आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखो तो ये 8 नंबर का हो गया, तो आप ऊपर देखो 14 का ये हो गया, 8 का ये हो गया, 22 हो गए। और 22 नंबर के बाद आपका 18 नंबर का लिटरेचर है। ये इम्पॉर्टेंट है आपको। क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, लिटरेचर सिर्फ 15 नंबर का है। लेकिन जो बच्चे क्लास 11 के नहीं हैं, जो बच्चे क्लास 12 के हैं, उनके लिए लिटरेचर कितने नंबर का है, 18 नंबर का है। अब 11 मार्क्स का फ्लेमिंगो है, 7 नंबर का आपका दूसरी वाली बुक है विस्टाज है। और 11 मार्क्स में आप बच्चों देखो तो सिर्फ 4 चैप्टर हैं, द रेड ट्रैप, इंडिगो, अथिंगा ब्यूटी एंड जेनिफर टाइगर्स। तो आप मान लो कि अगर 6 नंबर का ये हो गया, प्रोज वाला सेक्शन हो गया, और 4 नंबर की पोइट्री हो गई, तो 5 नंबर की, तो एक चैप्टर जो द रेड ट्रैप है ये 3 नंबर का, इंडिगो 3 नंबर का, अथिंगा ब्यूटी 3 नंबर की, और आन जेनिफर 2 नंबर का। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। और सर विस्टास के चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े भी हैं। हाँ, विस्टास के चैप्टर्स पे आ जाते हैं। विस्टास में स्टूड विजार्ड हिट द मॉमी, मुझे लगता है ये मैंने पढ़ाया था क्या आप लोगों को? नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ाया अभी। नहीं सर। ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ाना है, और इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, ठीक है। इवांस पढ़ाया था क्या मैंने? नहीं सर। नो सर, अभी ऐसे तो कोई भी नहीं अच्छा है। ठीक है, पिछली वाली Second क्लास में term पढ़ाया होगा starting ना, टीचर्स भूल जाते हैं वो पिछले पढ़ाते पढ़ाते ठीक है। ओके, तो 40 नंबर कुल हो गया ये, और 10 नंबर का ASL, ये 50 नंबर आपके हो गए। अब मुझे कोई बताओ, अगर किसी को कुछ भी अनक्लियर हो तो मैं इसमें दोबारा बता दूं, और अगर अनक्लियर ना हो तो मैं क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू करूं। ये सर स्टार्ट करिए आगे बढ़ाना। क्लियर है? जी सर। यस सर। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे लिटरेचर से। और लिटरेचर जब हमारा 1-2 चैप्टर हो जाएगा तो हम राइटिंग वाला 1-2 टास्क ले लेंगे, और उसके बाद फिर हम फिर से लिटरेचर पे आ जाएंगे, क्योंकि लिटरेचर 18 नंबर का आ रहा है ना। तो पहला चैप्टर जो है द रेड ट्रैप, इसे शुरू करते हैं, या जैसा आप लोग कहो, किससे शुरू करें, रेड ट्रैप शुरू करें या पोएट्री शुरू करें, क्या शुरू करना है बताओ? सर रेड ट्रैप ही स्टार्ट कर लो। रेड ट्रैप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को रेड ट्रैप का PDF एक डाउनलोड करता हूं, जो आपके साथ शेयर किया जाए। द रेड ट्रैप PDF, ठीक है। ये NCERT की वेबसाइट से मिल जाएगा हमें। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है? यस सर। चलो, यस सर। थोड़ा सा अबाउट द ऑथर बता देता हूँ। अच्छा,
तो ऑथर जो है बच्चों, इनका नाम है सेलेमा लेगरलॉफ, 1858 और 1940। तो अब देखिए इनकी काफ़ी लंबी एज थी, 58 से 40, 32 साल उधर से 40 इधर, 72 ईयर्स नहीं 42 इधर, 82 ईयर्स। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, डेट ऑफ बर्थ और डेथ तो नहीं आता है, ये अलग बात है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है सीबीएसई, लेकिन आएगा नहीं। स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडन के रहने वाले थे। और इनका सेलेमा लेगरलॉफ, इनका क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो हम इनकी फ़ोटोग्राफ भी देख सकते हैं, थोड़ा सा नेट की सुविधा का यूज़ करते हुए, है ना। तो ये हैं राइटर आपकी सेलेमा लेगरलॉफ। ये ओल्ड एज में हैं और ये तुम लोग यंग हो तो यंग एज वाली फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इनकी फ़ोटोग्राफ है और स्वीडन की हैं। स्वीडन का इसीलिए इसमें जो पैसे की बात की गई है, जो इस चैप्टर में रुपए का जिक्र आया है, वो क्रोनर का जिक्र किया गया है। क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी होती है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1909 में। तो जिसको नोबेल प्राइज़ मिलता है वो बहुत महान राइटर माना जाता है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ सबको नहीं मिलता। ये उनका 1881 का फ़ोटोग्राफ है, जब उनकी एज काफ़ी कम थी। और ये वाला जो है फ़ोटोग्राफ है 1909 का, ठीक है। काफ़ी मतलब वो मैच्योर हो चुकी थी। ये फर्स्ट वुमेन है टू विन द नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ जीतने वाली पहली वुमेन है ये, ठीक है। और 1909 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा स्वीडिश एकेडमी की मेंबर बनने वाली 1914 में ये पहली वुमेन है। इनके पहले किसी भी वुमेन को स्वीडिश एकेडमी की मेंबरशिप नहीं दी गई थी। चैप्टर पे वापस चलते हैं। तो सेलेमा लेगरलॉफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love। तो इनकी राइटिंग में एक ख़ास बात है कि इनका मानना है कि जो इंसान होता है, किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई होती है। कभी कभी वो अच्छाई बहुत सी परतों के नीचे दब जाती है। सो इन ऑर्डर टू मेक दैट गुड क्वालिटी कम ऑन द सरफेस, we need to understand that person and we need to show love। यानी अगर हम प्यार दिखाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो बंदे के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर होकर के अच्छाई उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। सेटिंग जो है वो स्वीडन में है। माइंस मतलब जहाँ पे खदाने खाने वगैरह है, वहाँ माइंस में है। और स्वीडन में काफ़ी लोहा पाया जाता है, आयरन बहुत, कच्चा लोहा बहुत पाया जाता है, उसका जिक्र इस चैप्टर में है, ठीक है। और एक ये कहानी जो है एक फेरी टेल की तरह है। फेरी टेल मतलब जैसे परियों की कहानियाँ होती हैं, कुछ चमत्कार वाली कहानियाँ, इस टाइप की कहानी है। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं। ये चैप्टर के बीच में जब भी आएगा मैं इनकी मीनिंग बताता रहूँगा, आप लोग इसकी मीनिंग पढ़ते रहिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अगले आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे फ्रेजेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ठीक है। कौन बच्चा है ये जो आवाज़ कर रहा है? राहुल। म्यूट कर लो बेटा, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट करो, ठीक है। चलो चैप्टर शुरू करें। जी सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो here it is। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। तो एक बार की बात है, एक आदमी था जो घूमता रहता था और रैट ट्रैप्स बेचता रहता था, यानी चूहेदानियाँ बेचता रहता था, ठीक है। वो आदमी चूहेदानियाँ बेचते रहता था। और रैट और ट्रैप मिलाकर के रैट ट्रैप बना है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना।
यस सर। जी चूहे सर। को पकड़ने वाला जो होती चूहेदानी, आप सबने देखी होगी रेड ट्रैप्स, आपके घर में ज़रूर होंगी। क्योंकि चूहा एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत आसानी से मरता नहीं है, बहुत ईज़िली, मतलब वो सबकी लाइफ को परेशान किए रहता है। तो सभी ने देखा होगा। चलो, ही मेड देम हिमसेल्फ, यानी वो चूहेदानियाँ खुद ही बनाता था, खुद ही बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स, कब बनाता था? ऑड मोमेंट्स पे, यानी जब उसका मन करता था, जब भी उसका कोई अजीब गरीब टाइम होता था, कभी भी बना देता था। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं था कि वो चूहेदानी कोई सुबह सुबह बनाएगा। अपने मन का मर्जी था, जब चाहे तब बना देता था। ठीक है, ऑड मोमेंट्स बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग, और वो उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करता था? जो मटेरियल उसको गॉट बाई बेगिंग, जो उसको भीख मांगने में मिलता था। इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, भीख कहाँ मांगता था वो? बड़ी बड़ी दुकानों पे मांगता था, स्टोर्स पर, या बिग फार्म्स, बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, वहाँ जा कर के मांगता था। जहाँ भी भीख मिल जाए मांग लेता था। बट इवन सो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो बिजनेस था बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, इसलिए वो दो काम करता था। एक तो भीख मांगता था, दूसरा कभी कभी पेटी थेवरी। पेटी थेवरी का मतलब क्या हुआ? छोटी मोटी चोरी कर लेता था। क्या करता था? छोटी मोटी चोरी कर लेता था, पेटी थेवरी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अब ये टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है जिंदा रहने के लिए, अपनी आत्मा और शरीर को एक साथ रखना है, जिंदा रहने के लिए। सर क्या बोला सर, समझ में नहीं आया ये। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, दैट इज़ टू कंटिन्यू टू लिव, अपनी आत्मा और शरीर को एक साथ रखने के लिए। ये मतलब वो दो काम करता था, एक तो वो भीख मांगता था, दूसरे वो कभी कभी छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था। समझ में आया? सर ऑड मोमेंट्स मतलब? ऑड मूवमेंट्स का मतलब हुआ कि कभी भी कर लेता था, कुछ भी कर लेता था। ऐसे कोई ये नहीं था कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे करेगा, जब उसका मूड आता था तब कर लेता था। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो गुड। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, वो इतना गरीब था कि उसके जो कपड़े थे वो क्या थे? रैक्स थे। वो चिथड़े के बने हुए, बोरे के बने हुए कपड़े पहनता था। हिज चीक्स वर संकिन, उसके गालों का रंग जो था वो उड़ा हुआ था, उतरा हुआ था, यानी कोई चमक नहीं थी उनमें। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी जो भूख थी उसकी आंखों से झांक करके देखती रहती थी। ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों को देखो तो लगता था कि बहुत भूखा है। समझ गए? समझे कि नहीं? यस सर। गुड। यस सर। सर ग्लीम्ड मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, सर ग्लीम्ड मतलब? ग्लीम मतलब चमकना, चमकता हुआ दिखाई देना। ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों से भूख जो है आंखों से चमक कर दिखाई देती रहती थी। ठीक है। यस सर। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। ठीक है। और मोनोटोनस का मतलब एक ही तरीके की, जिसमें कोई परिवर्तन कभी आए ही ना, बस एक तरीके की। आप सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव ना आए, एक ही तरीके की ज़िंदगी चले तो आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। टोन मतलब धुन, मोनो मतलब एक ही धुन वाली। ठीक है। वो बिग एफएम में कहता है कि धुन बदल के तो देखो, लेकिन इसकी ज़िंदगी की धुन कभी बदलती नहीं थी। तो कोई भी व्यक्ति, नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता है हाउ सैड, कितना दुखी और मोनोटोनस जिंदगी, अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, ऐसे एक आवारा आदमी को अपीयर हो सकती है। यानी एक ऐसे आवारा आदमी को जो ज़िंदगी है वो कितना ज़्यादा मोनोटोनस अपीयर होगी, कितना अजीब अपीयर होगी, ये कोई जान नहीं सकता है। ठीक है। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड, एक ऐसा आदमी जो रोड के किनारे किनारे हमेशा चलता रहता है, प्लॉडिंग करता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, ठीक है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। सर एक क्लास पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ा के कॉल करूँगा। ओके। ठीक है बच्चों।
हु प्लॉट्स along द रोड, जो रोड के किनारे घूमता रहता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपना मेडिटेशंस करता रहता है, अपनी ही चिंताओं में खोया रहता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपनी ही चिंताओं में खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस आदमी को एक आइडिया आ गया। वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, इसका क्या मतलब है? एक दिन इस आदमी को एक बहुत बढ़िया आइडिया आ गया, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, और ये आइडिया उसको बहुत इंटरटेनिंग लग रहा था, बहुत मज़ेदार आइडिया लग रहा था उसको। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वो बस सामान्य सिचुएशन में बहुत ही आराम से सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपनी चूहेदानी के बारे में। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब अचानक से उसके दिमाग में ये आइडिया आया। आइडिया क्या था? ये था आइडिया दैट द होल world about him, the whole world about him, the whole world with its lands and seas and its cities and villages was nothing but a big rat trap. ये उसका आइडिया था। उसने सोचा कि ये जो दुनिया है चारों ओर मेरे, ये दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। क्या है ये दुनिया? एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। चाहे ये ज़मीन हो, चाहे ये शहर हो, चाहे ये समुद्र हो, सब कुछ एक चूहेदानी ही तो है। चूहेदानी बेचते बेचते उसके दिमाग में आइडिया आया कि सब कुछ चूहेदानी ही तो है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़। उसने सोचा कि इस पूरी दुनिया का बस एक पर्पज़ है, इस पूरी दुनिया का बस एक पर्पज़ है, दूसरा कोई पर्पज़ है ही नहीं। दैट टू सेट बेट्स, और वो पर्पज़ क्या है? जैसे चूहे के लिए हम चूहा फंसाने के लिए रोटी रख देते हैं, कोई लालच की चीज़ रख देते हैं, ऐसे ही बेट्स रखना आदमी को फंसाने के लिए। ये दुनिया हमेशा आदमियों को फंसाती है, हमेशा आदमियों को फंसाती है, और इस दुनिया का एक ही पर्पज़ है, आदमी को फंसाना, और हर आदमी कभी न कभी फंस जाता है। और हम तो चूहे को फंसाने के लिए टमाटर रख देते हैं, टॉफ़ी रख देते हैं, रोटी रख देते हैं, गुड़ रख देते हैं, लेकिन दुनिया हमें फंसाने के लिए क्या रखती है? क्या क्या ऑफ़र करती है? ये ऑफ़र करती है रिचेज़, अमीरी ऑफ़र करती है, ठीक है, जॉयज़, खुशियाँ ऑफ़र करती है फंसाने के लिए, शेल्टर, घर ऑफ़र करती है फंसाने के लिए, फूड, बढ़िया क्वालिटी का खाना ऑफ़र करती है फंसाने के लिए, हीट, ठंडी में गर्मी का एहसास ऑफ़र करती है फंसाने के लिए, क्लोथिंग, बढ़िया कपड़े ऑफ़र करती है फंसाने के लिए। और एकदम वैसे ही जैसे कि रैट ट्रैप ऑफर्ड द चीज़ एंड पोर्क, जैसे रैट ट्रैप एक चूहे के लिए चीज़ और पोर्क ऑफ़र करती है। और एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जैसे ही किसी व्यक्ति को लालच आता है टू टच द बेट, और वो जा कर के उस बेट को, उस लालच वाले सामान को टच करता है, जैसे ही करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, जैसे चूहेदानी खटाक से बंद हो जाती है, ऐसे ही ये दुनिया उस आदमी को खटाक से फंसा लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ उस आदमी के लिए ख़त्म हो जाता है। ये उसका आइडिया था। ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। ग्रेट, ओके आगे चलते हैं। क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। नहीं, आई एम टीचिंग अ डिफरेंट क्लास, यू कैन स्टार्ट योर क्लास। व्हाट हैपेंड? आई एम टीचिंग अ डिफरेंट क्लास, यू स्टार्ट योर क्लास। Okay, send a message there in the group. Right. Okay, right. So the world had of course never been very kind to him. मतलब जो दुनिया के लोग थे, कभी भी उन्होंने इस व्यक्ति के ऊपर कोई काइंडनेस, कोई दया नहीं दिखाई थी। दुनिया के लोगों ने कभी इसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए इसको एक जॉय मिला, एक खुशी मिली, टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। जब उसने सोचा कि दुनिया कितनी ख़राब है, और जब उसने सोचा कि दुनिया में कितने लोग ख़राब हैं, यानी दुनिया ने जब उसके साथ कभी कोई दया भावना दिखाई ही नहीं थी, तो आज जब वो दुनिया के बारे में बुरा सोच रहा था तो उसे बहुत मज़ा आ रही थी। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम,
और जब एक बार उसने ये सोच लिया तो वो बार बार सोचता रहा इस बात को। चेरिस्ड पास टाइम, यानी बहुत मज़ेदार टाइम पास बन गया उसके लिए ये बात, ठीक है। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, बहुत दिनों तक जब वो सूखे जगहों पर, थकान भरी जगहों पे घूमता रहता था बिना किसी उद्देश्य के। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, और जब वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिन लोगों को वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द, और उन लोगों के बारे में जब वो सोचता था जिनको दुनिया ने किसी न किसी चूहेदानी में, किसी न किसी जाल में फंसा लिया था, इन डेंजरस स्नेयर, खतरनाक जाल में फंसा लिया था, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जब वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो किसी लालच वाले सामान के चारों ओर अभी भी घूम रहे हैं और जल्दी ही फंस जाएंगे, तो उसको उन लोगों के बारे में सोच करके, इस दुनिया के बारे में सोचकर बड़ा मज़ा आता था और वो खूब इंजॉय करता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग, एक अंधेरी शाम जब वो पैदल घूमता हुआ जा रहा था, द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, सड़क के किनारे उसको क्या दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया एक ग्रे कॉटेज, एक ग्रे कलर की कुटिया, झोपड़ी, बाय द रोड साइड, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पे खटखट किया, टू आस्क शेल्टर, शरण मांगने के लिए, रुकने के लिए कि मुझे रुकने दिया जाए, फॉर द नाइट, आज की रात के लिए, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसके इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, अक्सर लोग उसको देख करके बहुत ही ख़राब तरीके का चेहरा बनाते थे, उसका तिरस्कार कर देते थे, विच ऑर्डिनरली मेट हिम दी ओनर, लेकिन ये जो ओनर था, ये झोपड़ी का जो मालिक था, इसने ऐसा नहीं किया। हु वॉज एन ओल्ड मैन, ये एक बुढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, ना तो इसकी पत्नी थी, और चाइल्ड, ना ही इसका कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, कम से कम उसको एक ऐसा आदमी मिल गया जिससे वो बात कर सकता था, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में, और इसलिए वो बुढ़ा आदमी भी खुश हो गया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज, उसने खिचड़ी बनने के लिए रख दिया, ठीक है, उसने खिचड़ी बनने के लिए रख दिया, पॉरेज बनने के लिए रख दिया, और पॉट ऑन दी फायर, आग पर चढ़ा दिया अपना बर्तन, एंड गेव हिम सपर, और रात का खाना बना करके इस आदमी को खिलाया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, फिर उसने अपनी तंबाकू की चुनौती निकाली, उसमें से उसने बड़ा सा टोबैको निकाला, और निकाल करके उसने उसको चूने के साथ मल करके उसको खिलाया, उस अजनबी आदमी की पाइप में और अपनी आदमी की पाइप में, पाइप यानी सिगरेट जो पीते हैं उसमें भरा, और भर के दोनों ने धूम्रपान जो भी किया, जो स्मोकिंग वगैरह किया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और बाद में उसने पुराना एक ताश का डिब्बा निकाला, एंड प्लेड मोजीज, ठीक है, एक स्वीडन में एक गेम होता है जिसको मोजोलिस कहते हैं या जोलिस कहते हैं, वो गेम वो खेलने लगा। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और खेलते खेलते कब रात हो गई, कब सोने का टाइम आ गया, दोनों को पता नहीं चला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। अब ये आदमी, जो ओल्ड आदमी था, ये इसने उसको 3 चीज़ें दी थी। पहले तो उसने पॉरेज दिया, खाने पीने का सामान दिया, उसके बाद इसने टोबैको दिया इसको, और इसी के साथ ही उसने अपने सारे कॉन्फिडेंसेस उसको दे दिए, यानी अपनी जो पर्सनल बातें थी वो सारी बातें इस आदमी को बता दी। वो बहुत जनरस था, सारी चीज़ें शेयर कर लेता था। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके गुड। तो सारी चीज़ें वो शेयर कर लेता था। ओके। तो उसने अपनी सारा राज बता दिया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, इस आदमी को बताया गया, एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि कभी पर कभी ये बुढ़ा आदमी अमीर हुआ करता था। हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर, और ये लोहे के कारखाने पर क्राफ्टर का काम किया करता था। लोहे के कारखाने का जो नाम था वो था रैमजोस आयरन वर्क्स। क्या नाम था? रैमजोस आयरन वर्क्स। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और ये ज़मीन पर काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी डे लेबर, क्योंकि अब वो दिन का काम कर नहीं पाता था, वो गरीब मतलब बुढ़ा हो गया था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम,
उसने एक गाय खरीद ली थी और ये जो गाय थी यही उसको सपोर्ट किया करती थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो बहुत ज़्यादा बॉसी, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ही घमंड के साथ बात कर रहा था, असाधारण तरीके से अपने आप को दिखा रहा था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, बगल में एक डेयरी थी जहाँ पर वो दूध अपना बेच करके आता था। क्रीमरी का मतलब दूध की डेयरी हो गई, जहाँ पर वो अपना दूध बेचता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको 30 रुपये, यानी क्रोनर जो है वो वहाँ का डॉलर कह लो, वहाँ का रुपया कह लो, स्वीडन का 30 रुपये का पेमेंट उसको पिछले महीने मिला था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब ये अजनबी आदमी जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है, इनक्रेडुलस मतलब विश्वास ना करने वाला, ये इसने ऐसा चेहरा बनाया कि इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि 30 क्रोनर कैसे कोई कमा सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। जब ऐसा हुआ तो ओल्ड मैन गॉट अप, तो ये बुढ़ा आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, और वो खिड़की के पास पहुंचा। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर का पाउच निकाला, विच हंग ऑन अ नेल, जो एक खीले पे टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, एक खिड़की का फ्रेम था उसमें टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, उसने 3 10-10 रुपए के नोट जो रिंकल्ड थे, मुरझे मतलब सिकुड़े हुए थे, उनको निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, वो तीनों नोटों को निकाल करके उसने उस गेस्ट के सामने रखा, हमारे रेड ट्रैप सेलर के सामने रख दिया, नॉडिंग नोइंगली, और अपना सर हिलाते हुए कहा कि देखो ये है मेरे 30 रुपये या 300 रुपये जो भी वहाँ पे होते हो, ठीक है, 30 क्रोनर जितना होता हो, 1 क्रोनर कितना होता है ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देन स्टफ्ड देम बैक, फिर उसको ठूंस करके ही उसी कपड़े में रख दिया जिसमें से निकाला था, इनटू द पाउच, उसी पाउच में डाल दिया। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई, बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों लोग काफ़ी जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी, आज जो क्रॉफ्टर था बुढ़ा आदमी वो जल्दबाजी में था। टू मिल्क हिज काऊ, उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द ओल्ड मैन प्रोबेबली थॉट he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और हमारे इस आदमी ने, हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है, उसने सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो घर का मेहमान सोता रहे, ये अच्छी बात नहीं है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और इसलिए उन लोगों ने झोपड़ी एक साथ ही छोड़ दी, दोनों लोग अपनी अपनी यात्रा पे निकल गए। ये चले गए अपना भीख मांगने और चूहेदानी बेचने, और जो ओल्ड मैन थे वो निकल दिए अपनी यात्रा पर। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा बंद किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड, जो आदमी चूहेदानी बेच रहा था उसने कहा गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, चूहेदानी बेचने वाला आदमी फिर से झोपड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, बस वो खिड़की के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन, हाथ मार करके एक दरवाज़ा तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो पाउच जिसमें 30 क्रोनर रखे थे उसको पकड़ निकाल लेता है। ही टुक द मनी, पैसे वो अपने हाथ में ले लेता है। एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और पैसे को अपने जेब में ठूंस लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और अब वो लेदर के पाउच को बहुत ध्यान से टांग देता है बैक इन इट्स प्लेस, उसकी अपनी जगह पर। एंड वेंट अवे, और वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद मनी, जब वो पैसा लेके घूम रहा होता है इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो उसे बहुत मज़ा आती, बहुत अच्छा लग रहा होता है। विद हिज स्मार्टनेस, सोच रहा होता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, ठीक है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि उसको पब्लिक हाईवे पर चलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अगर ढूंढने आएगी तो सबसे पहले हाईवे पर ही ढूंढेगी।
बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसे रोड छोड़ करके कहीं और चल देना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगलों में चले जाना चाहिए जहाँ पर पुलिस उसको पकड़ ना पाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, शुरुआती कुछ घंटों में वो जंगल में घूमता रहा और उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा हालत ख़राब होने लगी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जंगल बहुत कन्फ्यूजिंग था और बहुत ही बड़ा था। विच ही हैड गॉटन इनटू। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो बहुत कोशिश कर रहा था कि एक डायरेक्शन को पकड़ करके उसी डायरेक्शन में चले, जिससे कि जब कहीं निकले तो सही जगह निकले। वो बहुत प्रयास कर रहा था। बट द पाथ्स ट्विस्टेड, लेकिन जो रास्ता था वो ट्विस्टेड था, कभी यहाँ मुड़ जाता था कभी वहाँ मुड़ जाता था। बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहा लेकिन जंगल का अंत आया ही नहीं। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर उसको महसूस हुआ कि वो तो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है, असल में वो गोल गोल घूम रहा है और वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, जहाँ से चल रहा है वहीं पहुँच जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अचानक से उसका जो चूहेदानी वाला आइडिया था उसके दिमाग में आ गया। अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, उसको समझ में आ गया कि अब उसका टर्न आ गया है, अब वो चूहा बन गया है और ये जो पैसा था ये चूहेदानी वाला, ये बेट था और अब वो फंस गया है चूहेदानी में, ऐसा उसको समझ में आ गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया है। बाय अ बेट, एक लालच के सामान के द्वारा। एंड हैड बीन कॉट, और वो पकड़ लिया गया है। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, पूरा जंगल जिसमें बहुत बड़ी बड़ी शाखाएँ थी, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ थे। इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स, इसमें झाड़ियाँ थी और गिरी हुई लकड़ियाँ थी। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये सब उसको कैद कर रहे थे, सब उसको अपने अंदर बंद कर ले रहे थे। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसे जेल की तरह जो जेल तोड़ा नहीं जा सकता, जिस जेल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। फ्रॉम ही विच ही कुड नेवर एस्केप, और ये एक ऐसा जेल था जिससे वो कभी बच नहीं पाएगा, ये उसके दिमाग में आता है। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कौन क्वेश्चन पूछ रहा, पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर इम्प्रेंटेबल प्रिजन करके था। हाँ, इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है बेटा कि जिसको पेनिट्रेट ना किया सके। पेनिट्रेट का मतलब होता है छेद करके अंदर चले जाना, छेद कर देना, उस पार निकल जाना। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसमें छेदा ना जा सके, जिससे बाहर ना निकला जा सके। वो एक ऐसी जेल में बंद हो रहा था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ऐसी जेल में बंद हो रहा है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और कोई क्वेश्चन अभी तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो ये पेज 34 था। कितने पेज हैं इसमें? 35, 36, 37, 3 हो गए बचे। लंबा चैप्टर है सर। 38 देख लो कितना है, 4 पेज हो गया, 5 पेज हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 पेज 7 पेज 7 पेज, और ये 8वां हो गया। 8 पेज बचा हुआ है। ठीक है, 1 पेज और कर लेते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। 1 पेज और कर लेते हैं, कल ख़त्म कर लिया जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा तो 3 में हो जाएगा। हमारे पास तो टाइम है, क्लास तो हमको रोज़ ही करना है ना। अच्छा, सेक्शन ए सी ई सभी बच्चों के लिए 4:30 का टाइम ठीक है, या कुछ आगे पीछे कर लिया जाए? नहीं सही है सर। सर कर लो, मेरा ट्यूशन है। सर मेरा ट्यूशन रहता है। किसी और का ट्यूशन देख लेगा। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, अब क्या किया जा सकता है इसमें? सर सारी क्लासेस का टाइम हो रखा है, तो आपका टाइम ठीक है। चलो, मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड कर लूँ इसको, और जिसका ट्यूशन वगैरह होगा बाद में पढ़ देख लेगा। आई विल ट्राई। सारे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ क्लासेस में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अच्छा, ठीक है सर। चलो, कौन सा कहाँ पे था यार मैं? ये हो गया। अब ये पेज करके, ये वाला पेज करके फिर हम लोग आज का कंक्लूड करेंगे। इट वॉज लेट इन दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा था। ठीक है, क्रिसमस का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल से अंधेरा घिरता हुआ चला आ रहा था।
दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम। और इस बात से खतरा बहुत बढ़ जा रहा था क्योंकि जानवर भी हो सकते थे, ऑब्वियसली पकड़ा भी जा सकता था, और ग्लूम का मतलब उसकी निराशा और उसका दुख दोनों बढ़ जा रहे थे। ठीक है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अब उसको लग गया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन में जैसे डूब गया हो इस तरीके से बैठ गया। टायर्ड ऑन डेथ टू डेथ, इतना थक गया था कि जैसे मर गया हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और सोच रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, एक आवाज़ सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक धक 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 की आवाज़ हो रही थी। ठीक है, थम्पिंग की आवाज़ हो रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और वो तुरंत ही पहचान गया कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के पीटने की आवाज़ है। फ्रॉम द आयरन मिल, इसका मतलब पास में ही कोई लोहे की मिल है। जैसा कि मैंने बताया स्वीडन में लोहा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मिल बहुत ज़्यादा है, तो हर आदमी लोहे की मिल की आवाज़ पहचानता है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, जरूर ही यहाँ आसपास कुछ लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा किया। समन्ड स्ट्रेंथ का मतलब पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, उठ खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ वाली दिशा में चलने लगा। रैमजोस आयरन वर्क्स कंपनी का नाम था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, ये कंपनी अब बंद हो चुकी है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, कुछ समय पहले तक अ लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। ज़्यादा नहीं, कुछ समय पहले बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और आयरन के सारे काम किया करती थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। एक झील से होता हुआ गर्मी के मौसम में बहुत सारा कच्चा सामान, जो लोहे का सामान होता था, यहाँ पर आया करता था। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और ये पूरा का पूरा जो एरिया था काला पड़ जाता था, सारे रोड काले पड़ जाते थे ठंडी के टाइम में, क्योंकि जितना भी कोल का डस्ट होता था वो जब गाड़ियाँ आती थी तो वो रोड पे लगातार गिरता रहता था, इसलिए ठंडियों के टाइम में, विंटर के टाइम में पूरा रोड ही काला हो जाया करता था। ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक ऐसे ही एक लॉन्ग डार्क इवनिंग में, ठीक है, एक लॉन्ग और डार्क इवनिंग में, इवनिंग्स जस्ट बिफोर द क्रिसमस के ठीक पहले का दिन था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, जो मुख्य लोहार था, मास्टर स्मिथ मतलब जो मुख्य लोहार था वो, और जो उसका हेल्प करने वाला था वो दोनों लोग बैठे हुए थे। सेट इन द डार्क फोर्ज, एक अंधेरी फोर्ज, एक अंधेरी कोठरी में, जहाँ पे लोहे पे काम किया जा रहा था, वो बैठे हुए थे। वहाँ पे एक फर्नेस थी, एक भट्टी थी जिसमें लोहा उबाला जा रहा था। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो कच्चे आयरन के गर्म होने की कोशिश का इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, ये लोहा जो है आग में रखा गया था, आग पर चढ़ा दिया गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जब ये लोहा इनफ गर्म हो जाएगा तो इसको सांचे में ढाल दिया जाएगा, एनविल में डाल दिया जाएगा। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, कभी मास्टर उठ के जाता था, कभी उसका सर्वेंट जो था वो उठ करके जाता था। टू स्टर द ग्लोइंग मास, और वो पिघले हुए लोहे को हिलाता था। विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक बहुत लंबे लोहे के छड़ से हिलाता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट में ही वो वापस आ जाता था। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीना उसके बॉडी से लगातार गिर रहा होता था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। दो एज वॉज द कस्टम, और जैसा कि परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था इन दोनों ने, बस एक लंबी शर्ट पहन रखी थी। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहन रखे थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, लगातार वहाँ पे बहुत सी आवाज़ें आ रही थी। टू बी हर्ड इन द फोर्ज, जो उस कारखाने में सुनाई दे रही थी। द बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल्ड क्रैक्ड, जो बहुत जलता हुआ कोयला था वो क्रैक होता था, जो बड़े बड़े
वो होते थे, मतलब लोहे थे वो टूटते थे। द फायर बेली बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ, और जो लकड़ी जो आग जलाने वाला लड़का था वो भट्टी में कोयला फेंकता था। मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसकी खड़ 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 की आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की ओर एक पानी का झरना था, उसकी आवाज़, उसके गरजने की आवाज़ आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक बहुत तेज चलने वाली उत्तर की ओर से चलने वाली हवा वो रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड, जो ईंट और टाइल लगी हुई छत थी उस पर लग रही थी, उसकी भी आवाज़ आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और ये वास्तव में उसी उस इस सब आवाज़ की वजह से दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि लोहार ने ध्यान नहीं दिया, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी चूहेदानी बेचने वाला दरवाज़ा खोल करके अंदर आ गया था। एंड इंटर्ड द फोर्ज, और वो भट्टी मतलब कारखाने के अंदर आ चुका था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप, उसका ध्यान तभी उस आदमी पर गया जब ये चूहेदानी बेचने वाला उस मुख्य लोहार के सामने आके खड़ा हो गया, बगल में खड़ा हो गया, अप टू द फर्नेस, भट्टी के काफ़ी नज़दीक आ गया। ठीक है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर। तो यहाँ से मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 35 का लास्ट। ठीक है सर। तो अभी के लिए आप लोग बाय बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय।